DPP 1 बच्चों तुम लोग को करके आना था क्या? है कोई डाउट? देखो कोई रह गया वैसे और कौन सा क्लास में डिस्कस किया था फिर भी एक बार चेक करो कोई DPP 1 में डाउट हो तो, क्योंकि DPP 2 से अभी क्लास में डिस्कस करेंगे और मैं नहीं करूंगा एक भी क्वेश्चन, आप लोगों को एक के बाद एक सबको बताना किसी का व्यसन हो कि ना आए, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इससे क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्लास में डिस्कस तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये तो आपको रटी हुई चीजें बता रहा हूँ, मुझे फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आपने बताना ही होता क्या है, प्रोबेबिलिटी को पूछिए क्या होता है तो क्या बोलोगे, कोई भी इवेंट होने की एक्सपेक्ट है, कोई भी इवेंट होने के एक्सपेक्ट है, और एक्सपेक्टेशन को फाइंड किया जाता है इवेंट होने से पहले, इवेंट होने के बाद, इवेंट होने के पहले। अभी तक मैंने काम नहीं किया, उसके पहले मुझे अगर चेक करने की मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मेरे इवेंट में होता दो ही चीज, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर मिलेगा। तो सक्सेस मिलने की एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए मुझे अपने आप से, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जिसको बोलते हैं, राइट, वो जो हमें ढूंढ के देता है वो भी कौन करता है, ये काम प्रोबेबिलिटी करते हैं। पीएनसी क्या करता है, पीएनसी आपको चांसेस फाइंड करके देता है, पीएनसी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं बताता, कि पीएनसी में मुझे टोटल आउटकम से तो मतलब ही नहीं होता है, पीएनसी में आपको सिर्फ किससे मतलब होता है, फेवरेबल आउटकम से ही मतलब होता है, और यहाँ पर आपके पास फेवरेबल आउटकम बट कितने में से, है ना, ये मैटर करते कि कितने में से आपको चाहिए, इसीलिए वहां पर आपको एक्सपेक्टेशन मिलता है और पीएनसी में आप लोगों को चांसेस मिलते हैं, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, मैं डाइस को तब तक थ्रो करूंगा जब तक मुझे 3 बार 2 नहीं मिल जाता, मुझे डाइस को तब तक थ्रो करना है जब तक मुझे डाइस पे 2 3 बार नहीं मिल जाए, और मुझे पूछा जाए कि आपको अपने आप से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि आपको 6 अटेम्प्ट के बाद थ्रो ना करना पड़े। क्वेश्चन हो जाए, क्या है क्वेश्चन, एक गेम है, राइट, गेम फीस, अगर ये गेम खेलना है तो आपको 200 रुपये देने का, फिर गेम खेलने का, ठीक है, और गेम का रूल ये है कि आपको 3 बार 2 आ जाए तब तक डाइस को थ्रो करते रहना, राइट, एग्जैक्टली 6 अटेम्प्ट में ये काम हो जाए, तो 6 अटेम्प्ट के बाद अगर आपको थ्रो ना करना पड़े तो आपको 1000 रुपये मिलेंगे, नहीं तो जो आपने 200 रुपये फीस दिया है वो चली जाएगी, तो आपको गेम खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए, 200 के सामने कितने मिल रहे हैं, 1000, 5 गुना पैसे मिल रहे हैं, तो मुझे गेम खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए, खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए। अब वो रिस्क लेना, सर 200 के सामने 1000 मिल रहा है, रिस्क ले सकते हैं, तो ऐसा वो उस पर नहीं, मैथमेटिकली ये गेम खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए, ये अगर आपको ढूंढना है तो ये आपको प्रोबेबिलिटी करके देना है, तो मुझे बताओ खेलोगे कि नहीं खेलोगे। मेनली ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो गेम खिलाता है ना वो हमेशा जीतता है, जो गेम खेलता है वो हमेशा हारता है, क्योंकि जो गेम खेलता है ना उसको प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, इसलिए उसको लगता है कि 5 गुने पैसे मिल रहे हैं तो खेल ही लेते हैं, उसको नहीं पता कि 5 गुनों के सामने आपका रिस्क फैक्टर 10 गुना है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो जब आप एक्सपेक्टेशन पता करोगे वो आपको प्रोबेबिलिटी करके देगा। तो मुझे सोच के बताओ ये गेम खेलूं या नहीं खेलूं, तो गेम करूं तो बहुत सिंपल है, डाइस को थ्रो करते रहना है, आपका 3rd टाइम 6 आपको 6 थ्रो में मिल जाना है,
यही मतलब वो क्वेश्चन का तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि थर्ड सेकंड 2 नंबर 6 अटेम्प्ट पे मिल रहा है आपको, एग्जैक्टली 6 अटेम्प्ट पे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कैसे कैसे सोचना चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को? मुझे थर्ड टाइम 2 कौन से अटेम्प्ट में चाहिए? 6 अटेम्प्ट में। जो कंफर्म है कि मेरा 6 अटेम्प्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, ये तो फिक्स ही है। आगे का 5 बार का बाद में सोचते हैं, आगे 5 बार में क्या हो रहा है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, बट ये तो पक्की बात है कि मेरा 6 अटेम्प्ट जो होगा उसमें मुझे 2 ही मिल रहा है। वो भी कौन से टाइम? फर्स्ट टाइम थ्रो किया, सेकंड टाइम थ्रो किया, थर्ड टाइम थ्रो किया, फोर्थ टाइम थ्रो किया, फिफ्थ टाइम थ्रो किया, सिक्स टाइम थ्रो किया। मेरे लिए तो मुझे यहाँ तक जाना है, और वो भी 6 अटेम्प्ट में क्या मिलना चाहिए? 2। 6 अटेम्प्ट में आपको क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, और वो भी कौन से टाइम? थर्ड टाइम। 2 तो मिलना ही चाहिए, बट कौन से टाइम मिलना चाहिए? थर्ड टाइम मिलना चाहिए। तो कोई भी अटेम्प्ट में 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/6। अच्छा, और एक चीज, ये जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब डाइस को थ्रो करूंगा और मेरा जो आउटपुट होगा, और सेकंड टाइम जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा और मेरा जो आउटपुट होगा, वो डिपेंडेंट इवेंट होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट? कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो थ्रो करो उसका सेकंड टाइम से कोई लेना देना नहीं है। और जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मल्टीप्लाई होता है कि एडिशन होता है? मल्टीप्लाई होता है ना। इनडायरेक्ट ऐसे भी जब तक काम खत्म नहीं होता है तब तक सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है। ठीक है, और ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आ गया कि भाई 6 अटेम्प्ट में आपको कंफर्म है कि 2 ही चाहिए, और वो भी कौन से अटेम्प्ट, कौन से टाइम? थर्ड टाइम। ये क्लियर? अभी आगे का 5 में क्या हो रहा होगा उस पर फोकस करते हैं। आगे के 5 में आपको 2 कितनी बार मिलना चाहिए? 2 बार। कौन से 2 बार? कोई भी 2 बार। तो 5 में से कोई भी 2 बार मिलना चाहिए, तो उसको कैसे लिखोगे? 5T2। सही है, बराबर है, 5T2। 5 में से मैंने 2 बार सिलेक्ट किया, जब मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी, और ऐसा 1 में से कितनी बार? 2 बार। भाई 5T2 मतलब 5 में से 5T2 का मतलब कि 5 में से मैं 2 बार, कोई भी 2 बार सिलेक्ट कर रहा हूँ, जब मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। सही है ना? ये ठीक है, ओके। तो 2 बार अगर आपको 2 मिला, तो बाकी 3 बार आपको 2 नहीं मिल रहा होगा, बाकी कोई नंबर मिल रहा होगा। तो 2 मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है, तो 2 नहीं मिलने की, और ऐसा 5/6 कितनी बार होगा? कितनी बार? 3 बार। ये पहले 5 अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई, और इन 2 में 6 अटेम्प्ट में तो क्या आ रहा था? 2 आ ही रहा था। सही है? ये किसकी प्रोबेबिलिटी मिली कि मुझे एग्जैक्टली 6 बार टॉस करना पड़ रहा है, मतलब थ्रो करना पड़ रहा है, और मेरा 6 अटेम्प्ट में थर्ड टाइम मुझे 2 मिल जा रहा है। क्लियर है? राइट? इसको सोल्व कर लेते हैं। 5T2 का आंसर 10, 5T2 10 into 5 into 5 into 5, 5 3 टाइम, और नीचे 6 कितनी बार? 6 टाइम। 1 2 3 4 5, और ये कितना होगा? ये ठीक है। इसको अगर फर्दर और थोड़ा सोल्व करें तो आ जाएगा 6 टाइम है ना आपके पास। एक बार 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो पर 5 कितनी बार है? 4 टाइम, राइट? 5:4, 625 डिवाइड बाय 3 into 6 raised to power 5। ये आप लोगों की प्रोबेबिलिटी आ गई। किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? मुझे 1000 रुपये मिलने की। ऐसा हुआ होगा तो मुझे 1000 रुपये मिलेगा, कि मुझे 1000 रुपीज मिलने की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? ये मेरी प्रोबेबिलिटी है।
किसकी प्रोबेबिलिटी? ये किसकी प्रोबेबिलिटी? 1000 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? 3 into 1000। ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? 1000 रुपीज मिलने की। तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो मिल रही है 1000 रुपीज मिलने की, तो मुझे 1000 रुपीज मिली, उसकी एक्सपेक्टेशन मेरी ये होनी चाहिए, करेक्ट? राइट। और एक एग्जांपल देता हूँ 1000 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है उसको समझने के लिए। सपोज मैं आपको ये बोलूं मैं कोइन को 10 बार टॉस कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, अभी किया नहीं मैंने, करूंगा। अभी मैं एक कोइन को कितनी बार टॉस करने जा रहा हूँ? 10 बार। ठीक है। अब मुझे अगर अपने आप से अगर ये एक्सपेक्टेशन रखनी, और मेरे लिए सक्सेस है हेड आना मेरे लिए सक्सेस है। अभी तक मैंने थ्रो किया नहीं, थ्रो करने से पहले अगर मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी कि 10 बार में से कितनी बार मुझे हेड मिलेगा, तो क्या रखनी चाहिए? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मुझे अपने आप से क्या रखनी चाहिए कि 10 बार में से कितनी बार हेड आएगा? मैं अभी टॉस करूंगा एक के बाद एक 10 बार और हेड मेरे लिए सक्सेस है, तो मुझे अपने आप से कितनी बार सक्सेस मिलने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? कितनी बार? रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक्सपेक्टेशन तो भाई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन पे 10 बार आए रखनी चाहिए, बट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए? 5। कैसे पता चला 5? कैसे पता चला 5? क्योंकि हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? और ऐसे कितनी बार कर लो? 10 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 और आप कर लो कितनी बार? 10 बार। तो आपको पता चलता है कि हाँ 5 बार मिलेगा। तो सेम यहाँ पर आप लोगों का अटेम्प्ट 10 बार कर रहे हो, यहाँ पर वही एक्सपेक्टेशन आप रुपीज के लिए पता कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी को जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको ढूंढनी होगी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट? अब ये जो आंसर आएगा मेरा, अब क्वेश्चन तो क्या था, मुझे गेम खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए? तो कब खेलनी चाहिए? जब इसका आंसर किससे ज्यादा मिले। आपके पॉकेट से कितने रुपीज देके खेल लो आप? 200। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जो होगी इससे जो आंसर आएगा 200 से ज्यादा होगा, तो मुझे गेम खेलने जाना चाहिए ना, वरना गेम क्यों खेलूंगा मैं? और ये तो देख ही रहे कि 200 से ऊपर तो नहीं होगा ये, तो ये गेम खेलनी नहीं चाहिए, आपके पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये जो काम करके देता है, ये कौन करके देगा आपको? हमेशा प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी इवेंट होने की एक्सपेक्टेशन आपको फाइंड करनी है तो आपको प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो कोई आपको पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो रट्टी चीज तो आपको पता ही है कि भाई फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पर उसका मतलब क्या है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम? तो वो आपका इवेंट होने की एक्सपेक्टेशन ढूंढ के देता है। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लेना, और नॉर्मल चाहिए तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं। क्लियर? और बाकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी मैंने लास्ट क्लास में समझा था, जिस बच्चों का क्लास मिस हुआ था एक बार वो क्लास गो थ्रू कर लेना। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आता रहेगा। ओके, डीपीपी 2 पे आ जाओ। में जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो सेकंड क्वेश्चन पहले, फर्स्ट तो कर ही लोगे। 2 डाइस को साइमल्टेनियस थ्रो करना, तो मैंने चार्ट वापस लास्ट क्लास में रिवाइज करवा दिया था, जो पीएससी में नहीं बताया था चार्ट हुआ था, तो उसी से हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला, अ बैग कंटेन 50 टिकट्स नंबर 1 2 3 अप टू द 50 of which 5 are drawn at random and arranged in ascending order of magnitude x1 less than x2 less than x3, condition दिया, find the probability x3 equal to 30। तो बताओ क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो। तो पीएनसी के बाद ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाना चाहिए। पहले टोटल आउटकम बताओ। टोटल आउटकम कितना होगा? 53.5, सही है, 53.5 है ना। विदाउट एनी कंडीशन तो 50 में से 5 टिकट को सिलेक्ट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 53.5। अच्छा 53.5 है बच्चों, 50p5 नहीं 50c5, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर पहले से बोला ही हुआ है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मेंशन नहीं होता तो क्या आंसर होता? 50p5। और असेंडिंग ऑर्डर होने की वजह से अरेंजमेंट मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ क्या है? सिलेक्शन। तो आंसर क्या होगा? 50c5। डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम क्या होगा? मिडिल का नंबर कंफर्म है, कौन होना चाहिए?
तो उसके पहले के दो नंबर 30 से छोटे होने चाहिए, तो 30 से छोटे कितने नंबर होते हैं? तो उसमें कितने नंबर सिलेक्ट करोगे? कितने नंबर सिलेक्ट करोगे? 2। तो लिखोगे कैसे? 29 T2, राइट। और थर्ड तो नंबर जो तो कंफर्म है 30, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसके पहले की जो दो नंबर होंगे उसकी चॉइस कितनी हुई? उसके बाद और कितने नंबर रखने? 2। तो 30 से बड़े होंगे, और 30 से बड़े कितने नंबर है? 20। उसमें से कितने चाहिए? कितने चाहिए? 2। 20 में से 2 चाहिए, तो उसको कैसे लिखोगे? 20 C2 या 20 P2? C2 P क्यों नहीं? सेटिंग आउट आ रही है, तो डिजाइन आउटकम क्या हो गया? 29 C2 ये कंपल्सन है इंटू 20 C2 डिवाइड बाई, तो सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। फिर वो C को तो सोल्व करना चाहिए। तो उसके बाद थर्ड bag contains 30 tickets number 1 to 30. A bag contains 30 tickets number 1 to 30. These tickets are drawn at random from the bag. What is the problem? That the maximum number of the selected tickets exceeds 25. पहले टोटल आउटकम 30 tickets. Desired outcome सोच के टोटल आउटकम सही है 33 डिजायर्ड। चलो सेंटेंस का मतलब समझेंगे। मेन तो इसमें जो क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए पूछा क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्टेड टिकट एक्सीड्स 25? 3 टिकट में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट 25 से बड़े होने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या क्या कैसे छोड़ सकते हैं? या तो 2 25 से ज्यादा हो, 3 25 से ज्यादा, राइट। तो पहले लेते 3 और 25 से ज्यादा है। 3 और 25 से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 5 सही है। ये पॉसिबिलिटी होगा कि तीनों के तीनों टिकट 25 से बड़े हैं, मतलब 26 से लेकर 30 के बीच में। और दूसरा कौन सा केस बताया आपने? 2 टिकट 25 से बड़े और 1 टिकट 25 से छोटा। तो 2 टिकट 25 से बड़े और 1 टिकट 25 से छोटा होगा, कैसे लिखूं? 2 into 25 सही। ये समझ आए दोनों के, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट एक्सीड 25 डजंट मीन कि तीनों 25 से बड़े होने चाहिए। 2 भी 25 से बड़ा होगा, 1 छोटा होगा तो चलेगा। मैक्सिमम अभी भी 25 से बड़ा है। हाँ, 1 25 से बड़ा होगा, 2 25 से छोटा होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर मैक्सिमम एक्सीड 25 नहीं है। 4, what is the probability that in a group of 2 people, both will have the same birthday? कितने का ग्रुप दिया है? 2 people, और both will have the same birthday. 1 by कैसे? लोग कितने? 2। तो टोटल आउटकम क्या होगा आपके हिसाब से? क्या होगा टोटल आउटकम? अच्छा, अगर स्कूल में पूछा जाएगा तो ऊपर तो सोच तो लिख देना, जैसे वर्ड में लिख तो कर ही लोगे। तो टोटल आउटकम 365 ये टोटल आउटकम है इंटू 2। टोटल आउटकम ही गलत है, इंटू 2 कैसे होगा भाई? 2 लोग हैं, 365 C2 का मतलब क्या है? 365 में से 365 डेज होते हैं किसी साल में, उसमें से 2 डेज सिलेक्ट किए। क्यों सिलेक्ट किया 2 डेज? कहीं आप लोग को 2 डेज सिलेक्ट करने की बात ही नहीं हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है।
अच्छा, दो लोग हैं इस दुनिया में, ए और बी नाम के लोग, समझो यार, क्वेश्चन को तो थोड़ा समझ। ए और बी दो लोग हैं, इसका बर्थडे जो भी डे पे होगा, इसका इसके बर्थडे से कोई लेना देना नहीं। ये बोल के तू आएगा उस दिन ही मैं आऊंगा, तेरे दिन नहीं आऊंगा। ये दोनों कैसे इवेंट है, दोनों का एक दूसरे का बर्थडे के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसके पास कितनी चॉइस थी, इसके पास भी कितनी चॉइस है, तो भाई 365 C1 इंटू 365 C1 होगा, इंटू 2 क्यों होगा भाई? दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को कोई लेना देना थोड़ी है, बराबर है। अब डिसाइड क्या हो, अब डिसाइड पे क्या बोला है, दोनों का बर्थडे सेम डे पे ही होना चाहिए। ये हमारा चॉइस है कि हमें ऐसा चाहिए। तो इसका मतलब कि अब आपके पास, पहले के पास आज भी 365 चॉइस है। पहला जो ए था उसके पास कितनी चॉइस आज भी, पर बी के पास अब एक ही चॉइस है, क्योंकि जिस दिन ए आया उसी दिन उसका बर्थडे, तो उसके पास इंटू 1 C1। तो एक्चुअली ये आपका लॉजिक है। तो इसके बाद ये और ये एक बार, इसीलिए इसका आंसर 1/365। समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी को समझो तुम, वो कैसे चलता है। सेकंड वाला 3 पीपल, तो पहले टोटल आउटकम 3 पीपल जैसे आया 365 इंटू 365 इंटू 365, सही है ना? 365 इंटू 365 इंटू 365, राइट। अब डिसाइड क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 विल हैव द सेम बर्थडे। अच्छा, एटलीस्ट है तो मैंने आपको क्या बोला था, एटलीस्ट है तो जा इजी क्या पड़ता है, एटलीस्ट के क्वेश्चन को उल्टा सोच के, है ना। कम से कम 2 लोगों का बर्थडे एक ही दिन पे होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, सबका अलग अलग डे पे। मिनिमम 2 का बर्थडे सेम डे पे होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होगा, सबका अलग अलग दिन पे। तो सबका अगर अलग अलग दिन पे है तो ए के पास कितनी चॉइस थी, बी के पास, सी के पास, ये आपको क्या मिला जो आपको नहीं चाहिए। तो टोटल में से प्रोबेबिलिटी का टोटल मतलब कितना, 100%। 365 कैंसिल कर लो, आंसर क्या हो जाएगा, 1 - 364 इंटू 363 डिवाइड बाई 365 का स्क्वायर, मतलब क्लियर है। अब ये भी बताओ मुझे आपको कुछ जानना है, ये मैंने कॉम्प्लीमेंट से करके दिया, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट से करके नहीं देता, ये आपको उस टाइम पर क्लिक नहीं होता कि इससे उल्टा करना, मुझे डायरेक्ट वे में करना होता, क्वेश्चन कैसे करना, उल्टा सोच के मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मुझे करना होता, डायरेक्ट वे से, तो मैं कैसे सोचता है। टोटल आउटकम तो पहले लिख लेता हूँ, 365 इंटू 365 इंटू, अब ऊपर डिजाइड में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसको क्या, तो क्या आएगा, 2 का तीसरे का अलग, और तो पहले तीनों का सेम आता है वो कर लेते हैं, ज्यादा इजी है। तीनों का सेम आएगा, उसके लिए कोई 365, ए के पास 365 चॉइस, बी के पास एक, जिस दिन ए का बर्थडे होता है बी का होना चाहिए, और सी के पास भी एक, सही है। ओके, अब 2 का सेम देखते हैं, 2 का सेम डेट होना चाहिए, कौन से 2 का, पहले तो वो देखो, पहले तो क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 2 का सेम चाहिए, पर कौन से 2 का, तो कोई भी 2 का, तो एबीसी में से पहले 2 को सिलेक्ट करूंगा जब मुझे सेम डे पे उनका बर्थडे चाहिए होगा। तो 360 उसके लिए हुआ, फिर 365 इंटू ये 365 इसके लिए जो 2 सिलेक्ट किया, उसमें एक का बर्थडे 365 में कोई भी दिन हो सकता है, पर दूसरे का उसी दिन पे होना चाहिए, तो उसके पास एक ही चॉइस होगा। और तीसरा जो बच गया 364, सही, बस इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, पर कंपैरेटिवली इससे ज्यादा इजी है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट और नेवर आए तो उल्टा करके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब इसी के बेस पर मुझे
ये और एक बताओ कि कितना समझ आ रहा है, आपको पता चले। 6 फ्रेंड है, कोई भी 6 फ्रेंड का ग्रुप है। अब आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो कि 6 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है उन सब का बर्थ डेट एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स में होना चाहिए। 6 के 6 फ्रेंड्स का बर्थ डेट एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स में होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो क्या पता, एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ तो क्या होगा? पहले टोटल आउटकम सोच के बताओ। 6 फ्रेंड्स का ग्रुप, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स में उन सबका बर्थ डेट होना चाहिए। 12C1 into 12C1 6 टाइम सही है भाई, क्योंकि अब यहाँ पर मंथ की बात है तो डेज पे नहीं जाना चाहिए। महीने कितने, तो हर एक के पास कितनी चॉइस, 12 मंथ की चॉइस, और ऐसे कितने फ्रेंड है तो 12 into 12 कितनी बनाएगा, सही है, तो नीचे तो 12/6 आ गया। ये तो समझ आ गया अब आप लोगों को टोटल आउटकम कैसे चलेगा, है इंडिपेंडेंट इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब। तो 12/6 ये डिसाइड हो गया, टोटल पे आ जाओ। अब टोटल हो गया, अब डिसाइड आ जाओ। 12C2 into 6 फ्रेंड है तो फिर केसेस बनाते हैं, मतलब क्या एक फ्रेंड है एक मंथ में और 5 फ्रेंड है दूसरे मंथ में, फिर 2 फ्रेंड है तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। सोचो क्वेश्चन समझ आ गया। अब आपको डिसाइड में क्या है कि एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ में होना है। तो पहला काम तो क्या कर लेना, 2 कैलेंडर मंथ, ठीक है। तो 12 में से 2 को सिलेक्ट करना, तो क्या बराबर। उसके बाद आगे ये 2 महीने सिलेक्ट किया आपने, नीचे 12/6, ऊपर 12C2 किसके लिए, 12 में से मैंने 2 मंथ सिलेक्ट किया, जिस 2 मंथ में मुझे सबका बर्थ डेट चाहिए, तो इंटू में क्या आएगा, कितना आएगा 2/6। और ये 2/6 मैक्सिमम बच्चे ये लिख के आएंगे और ऑप्शन में होगा ही, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, तो छोटी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। 12C2 into 2/6 क्या है, 2/6 में प्रॉब्लम है, -1 होगा क्योंकि सबका एक ही -2 होगा। ये 2/6 काफी लोगों को यही समझ में आया 2/6 ये सब तो समझ आया 2/6 कैसा है, 2/6 समझ आया सबको कैसा है 2/6। सबके पास 2 चॉइस, अगर 12C2 का मतलब क्या हो कि मैंने 2 मंथ सिलेक्ट किया, तो बस मैंने सिलेक्ट किया मार्च और अप्रैल, तो सबके पास मार्च और अप्रैल की चॉइस है ना। 6 किसी फ्रेंड का या तो मार्च में बर्थ डेट होगा या तो, इसलिए सबके 2 चॉइस होता है, 2 मतलब 2 into 2 6 टाइम होता है, 2/6 होता है, सही है मतलब। बट इसमें एक लूप होल क्या है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इधर सबके पास 2 चॉइस, तो जैसा भी हो सकता है सबका बर्थ डेट मार्च में हो गया, अप्रैल से यूज ही नहीं किया, तो ये नहीं चलेगा। सब मार्च में आ जाएंगे, अप्रैल यूज नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। और क्या नहीं चलेगा इसके अंदर, सारे अप्रैल में आ जाएंगे और तो बस ये 2 चॉइस माइनस कर लेंगे। 5 का यहाँ आया, 1 का यहाँ आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 6 का से यहाँ आ गया तो इसलिए 2/6 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। इसको जो भी सोल्व करना आएगा वो आपका। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 5 person enter the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house। मतलब ग्राउंड फ्लोर को गिन के लोग 8 फ्लोर गिन रहे हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और 7 फ्लोर है। Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor beginning with the first floor। Find out the probability of 5 persons living at different floors। आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उसी बिल्डिंग का सोच के चलो कि आपके साथ जब ग्राउंड फ्लोर में चढ़े तो आपके साथ और भी 4 लोग चढ़े, तो सारे के सब पांचों के पांचों आपके दो जो 4 है सब लोग अलग अलग फ्लोर पे उतरेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। पहले तो टोटल आउटकम कितना 7/5, क्योंकि हर एक के पास 7 चॉइस है तो 7/5। और डिसाइड में क्या होगा, हर एक बार अलग फ्लोर पे उतरना है, 7P5 किस तरह से 7P5। तो पहले के पास कितनी चॉइस थी 7, दूसरे के पास दूसरे का 7 थोड़ी होता है, क्योंकि अलग अलग फ्लोर पे होता है। तीसरे के पास
5, चौथे के पास 4 और पांचवे के पास 3। तो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 कोई 7p5 पूछते हम लोग, इसलिए 7p5 लिखना हुआ। ठीक है ना। और इसमें अगर ऐसा होता है इसी क्वेश्चन के अंदर तो बाकी सब कुछ है, बस लास्ट का थॉट के पूछिए कि एटलीस्ट 2 लोगों को तो सेम फ्लोर पे उतरना ही है, तो क्या करें? एटलीस्ट 2 लोगों को तो सेम फ्लोर पे उतरना है, कम से कम 2 लोगों को सेम फ्लोर पे उतरना है। 3 उतरेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, सारे उतरेंगे तो भी प्रॉब्लम, पर कम से कम 2 को तो उतरना ही है। ये जो आंसर है उसको 1 में से माइनस, कम से कम 2 सेम फ्लोर पे उतरेंगे, उसको उल्टा क्या होगा? सबके सब। ठीक, सब लोगों की टेक्स्ट बुक का वर्ड प्रॉब्लम है। In a relay race, there are 5 teams A, B, C, D, and E. What is the plot that A, B, and C A, B, and C finish first, second, and third respectively? 5 लोगों ने एक रिले रेस में पार्टिसिपेट किया, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देनी कि पहले टीम जिनका रैंक आया होगा वो A, B, C होना चाहिए। ऑर्डर कोई भी चलेगा, ऑर्डर नहीं बोला है, नहीं ये ऑर्डर बोला है, सॉरी ऑर्डर बोला है ना। A, B, and C finish first, second, and third respectively, तो ऑर्डर भी बोल दिया। तो पहले तो टोटल आउटकम, 5 लोगों ने रिले रेस में पार्टिसिपेट किया, तो टोटल आउटकम क्या होगा? कितना होगा? 5 लोग एक किसी रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, 5:5 कैसे होगा? रेस है, सबके सब फर्स्ट पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं? कितना होगा? 60 कैसे? 5 फैक्टोरियल, तो 120 होगा ना, 60 क्यों होगा? पर 5 लोग हैं, 5 लोगों ने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया, तो कोई भी फर्स्ट हो सकते हैं, कोई भी सेकंड हो सकते हैं, कोई भी थर्ड हो सकते हैं, तो ऑर्डर तो कुछ भी चलेगा। तो अरेंजमेंट हुआ तो 5 फैक्टोरियल, वही हो ना, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो अरेंजमेंट ही हुआ इनडायरेक्टली। तो 5 पोजीशन है, 5 लोग हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, तो 120 हो गया। अब डिजाइन में फर्स्ट पोजीशन किसकी है? फिक्स है, कोई सी नहीं है। सेकंड पोजीशन वो भी फिक्स है, थर्ड पोजीशन वो भी फिक्स है, तो पोजीशन रही कौन सी? फोर्थ है, तो लोग कितने? तो वो कैसे भी अरेंज हो, तो उसका 2 फैक्टोरियल सही है ना। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2, 5 फैक्टोरियल 120, तो 2 by 120 1 by 16। ठीक है। अब सेकंड वाले में एक चीज चेंज कर ली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A, B and C are for 3 to finish? नीचे तो 5 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर 2 फैक्टोरियल। पहले 3 पोजीशन के लिए 3 फैक्टोरियल, क्योंकि A, B, C आ रहे हैं, बट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो 3 फैक्टोरियल के लिए, 5th और 6th के लिए C और D into 2 फैक्टोरियल, 6 into 2 12, 12 by 120, तो 1/5। क्लियर है? Odds against और odds in favor याद है ना? क्या होता है odds in favor? Probability of success upon probability of, and odds against। तो फिर इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है 9th वाला, 2 dice are thrown, find the odds in favor of getting the sum 4। पहला वाला पार्ट 4 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब odds in favor से। तो odds in favor क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में हमें क्या चाहिए? एडिशन कितना आना चाहिए? 4 है ना। 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं और आपका सम कितना होना चाहिए? 4। 4 कितनी बार हो सकता है? कब 1 3 3 1 और 2 2। तो एडिशन 4 आने के चांसेस 16 बार है। और टोटल आउटकम 2 डाइस को थ्रो कर लो तो 36। टोटल आउटकम कितना? 36। एडिशन 4 आने के चांसेस कितने? 3। जिस तरह की मुझे मेरा एडिशन सम 4 मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 3 by 36, तो 1 by 12। बराबर है।
अब एडिशन 4 मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/12, एडिशन 4 नहीं मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 11/12, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। और आपको क्या चाहिए, odds in favor, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो 12 तो कैंसिल, का आंसर ही। और odds in अगेंस्ट कुछ होता तो मतलब मेरे फेवर में नहीं है तो ऊपर फेलियर नीचे सक्सेस, तो 11/1 हो जाता है। तो 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन इस टाइप ये ऐसे ही कुछ डिस्कस कर लेते हैं। Two students, Anil and Asima, appeared in the examination. The point that Anil will qualify the examination is, और ऐसे क्वेश्चन करने का क्या सबसे इजी रास्ता, वेन डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन करने का सबसे इजी डायग्राम मतलब इजी वे कौन सा, वेन डायग्राम, जैसे सेट थ्योरी में करते थे। टू स्टूडेंट्स कौन कौन है, अनिल है असीमा। तो ये मैं वेन डायग्राम अनिल और असीमा को प्लॉट कर दिया, अनिल है ये असीमा। अनिल एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05, असीमा की 0.10। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज, तो सबसे पहले इस पे किसको करना चाहिए, दोनों का कितना है, तो अकेला अनिल पास होकर असीमा फेल हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। ये पूरा अनिल कितना है 0.05, तो 0.02 यहाँ है तो यहाँ पर 0.03। ओनली असीमा कैन क्वालिफाई द एग्जामिनेशन 0.08, क्योंकि दोनों पूरा मिलके 0.1 करेक्ट। अब जो भी पूछा यहाँ से डायरेक्ट आंसर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड असीमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, दोनों फेल हो जाते हैं। तो मुझे बाहर का फाइंड करना है ना, बली टाइप के मुझे क्या फाइंड करना है, अगर ये ए इवेंट है ये बी इवेंट है तो मुझे इस तरह की क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि वहां एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। आंसर मुझे यहाँ से पता है कि आंसर क्या आएगा 0.08 प्लस 0.02, 0.1, 0.1 प्लस 0.03, 0.13, और 1 में से माइनस कर लूंगा, ठीक है। पूरे यूनिवर्सल तो 1 है, तो 1 में से 0.813 माइनस करूंगा तो पॉइंट, तो लिखना भी तो पड़ेगा, आंसर तो पता चल गया। ऑब्जेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सब्जेक्ट में लिखोगे कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, आप डिफाइन कर लो आपके इवेंट को, इसको ए इवेंट बोलते हैं, इसको बी इवेंट बोलते हैं, और आपको फर्स्ट वाला पार्ट क्या ढूंढना है, दोनों फेल हो रहे हैं, मतलब पी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पी ऑफ ए यूनियन को कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, करेक्ट। और पी ऑफ ए यूनियन बी की फॉर्मूला जो सेट थ्योरी में होते थे, सेम फॉर्मूला पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना दिया हुआ था 0.05, पी ऑफ बी कितना दिया था 0.1, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.02, है ना। इसको करूंगा तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा 0.8। फिर सेकंड क्या पूछा है, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, एट लीस्ट आया तो उसका उल्टा, कम से कम एक को ये क्वालिफाई नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा क्या होगा, दोनों के दोनों क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी की हुई, उसको 1 में से 0.98 डालिए। थर्ड, ओनली वन ऑफ देम विल द क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यहाँ दिख रहा है 0.03 प्लस 0.08 तो 0.11, और लिखना भी तो पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे, इस वाले पार्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाइड एग्जामिनेशन, तो क्या लिखोगे पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला ढूंढना होगा पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ डायरेक्टली क्या हो गया पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। को ये मुझे एक भी बात दीजिए, ना इसमें चाहिए ना इसमें, तो फॉर्मूला तो वही बन जाएगी वेन डायग्राम से, क्लियर। इस तरह की क्वेश्चन आप वेन डायग्राम से बना लिया करो, फटाफट बन जाएगा।
20। अब वो वर्ड का मतलब आया जो हम लास्ट क्लास में किए थे। इवेंट E and F आर सच दैट P of not E और not F। तो उसका मैथमेटिकल बताओ, उसका मैथमेटिकली कैसे लिखूं नॉट E और नॉट F को? E और F को दिए हुए जो लेना है वेरिएबल को। नॉट E मतलब E मतलब होने का, तो नॉट E का मतलब E और मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? और मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? यूनियन। और एंड मतलब इंटरसेक्शन। और नॉट F मतलब ये दिया हुआ है आपको 0.25। तो पूछा क्या है, अगर ऐसा है तो स्टेट वेदर E and F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहले चेक करना है E and F आर एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन बताओ। कौन से इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है? उनका यूनियन वन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जिनका इंटरसेक्शन 0 होना, जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। वर्ड नहीं ध्यान में रखोगे जैसे क्वेश्चन नहीं करना पाओगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब बताया था कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ऐसा कब होगा जब E इंटरसेक्शन F खुद ही नल से है ना, दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं। डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, ओड आना चाहिए एक इवेंट से, तो दूसरे इवेंट से इवन आना चाहिए, तो ओड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो उसको कौन सी इवेंट बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मुझे इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि P of E इंटरसेक्शन F 0 आएगा कि नहीं आएगा, और ये दिया हुआ है। तो P of E dash यूनियन F dash, वापस ये सब सेट थ्योरी में होता है, मतलब सेट थ्योरी अगर आते तो ये सब आ जाएगा। डी मॉर्गन लो नाम का एक आदमी था, डी मॉर्गन नाम का, अपने को थ्योरम देके गया। कैसे लिखते थे इसको? E dash यूनियन F dash को जिसको लिखना है इसी को, तो और क्या लिख सकता हूँ? P of E dash यूनियन F dash को डी मॉर्गन लो से कैसे लिखा जाता है? सेट थ्योरी नहीं आता है तो कैसे चलेगा? बाकी तो कोई नहीं है तो समझ नहीं आता। सेट थ्योरी जैसा चेक करनी है। डी मॉर्गन लो P of E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट क्या था? डी मॉर्गन लो क्या बोलता था? अगर आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाओगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यूनियन। यूनियन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ये कॉम्प्लीमेंट जैसे ही अंदर जाएगा तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। यूनियन होता तो इंटरसेक्शन हो जाता है। ये होता है डी मॉर्गन लो। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया? P of E dash यूनियन F dash का P of E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट, और P of E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? 1 minus P of E इंटरसेक्शन F। तो फिर P of E इंटरसेक्शन F कितना हो गया? 1 minus 0.25, तो पॉइंट क्या ये 0 आया? तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता तो आंसर 0 आता। तो पूछा था कि है कि नहीं, तो आंसर 21st में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बस मुझे बता दो। करेंगे कैसे मैं बता दूंगा। पहले आपको इन्फॉर्मेशन भी पता चल रहा है कि ये दिया क्या है। क्या क्या गिवन है? अगर हम वेरिएबल लेंगे तो P of A है पॉइंटेड, P of B है पॉइंटेड और P of A यूनियन B है पॉइंटेड। कोई भी रैंडमली चूजन स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम पास करेगा, अगर उसको मैं A वेरिएबल नाम देता हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दिया है?
पहले एग्जाम पास करेगा उसका 0.8 है, सेकंड एग्जाम पास करेगा 0.7 है। और उसके बाद का जो थर्ड लाइन है वो क्या है? E A यूनियन B एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है? A होगा तो भी चलेगा, B होगा तो भी चलेगा, दोनों होगा। करेक्ट क्या दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना दिया है? 0.95। करेक्ट। तो P ऑफ A यूनियन B पता है, P ऑफ A पता है, P ऑफ B पता है, तो आपको पूछा क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला P ऑफ A यूनियन B इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ DPP 3 का क्वेश्चन नंबर 1 में समझाता हूँ आप लोगों को। पहले क्वेश्चन से बात पढ़ कैसे दिया है कि a fair coin is tossed 4 times, है ना? क्या बोला है कि coin को हमें कितनी बार टॉस करना है? 4 बार, 4 times, and a person wins ₹1 for each head। अगर हेड आए तो कितने रुपीस मिलते हैं? 1। नहीं आए तो कितना देना पड़ेगा? 1.50, राइट? For each tail that comes up from the sample space, calculate from the sample space छोड़ दो, आपने sample space से नहीं करेंगे, वो कौन लिख लेगा? From the sample space काट दो, चाहिए नहीं, तो बच्चे लोग है ना, पूरे सारे इवेंट लिखने का, वो सेट बनाने का, फिर उसमें से अपन डायरेक्ट भी करेंगे। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉस। कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट। तो आपको बोले कि आपके पास अलग अलग अमाउंट होने की या देने की मिल भी सकता है और जा भी सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये फाइंड करना आप लोगों को। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है पता कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी चेक करूं तो क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? 4 हेड 0 टेल हो सकता है, बराबर। सेकंड 3 हेड, ये हेड है, ये टेल है, अच्छा सुनिए लिखा है बाजू में, ठीक है। 3 हेड प्लस 1 टेल, 2 हेड प्लस 2 टेल, 1 हेड 0 हेड, ये हो सकता है। अब रुपीस में 4 हेड आया, एक भी टेल नहीं है, हर बार हेड आने के लिए ₹1 मिल रहा है, तो मिला कितना होगा? 4 रुपीस, करेक्ट। 3 हेड 1 टेल, ₹3 मिला, 1.50 दिया, तो ये भी कितना बचेगा? 1.50। 2 हेड आया तो ₹2 दी मिले, 2 टेल के लिए ₹3 देने पड़े, -1। 1 हेड ₹1 मिला, 4.5 दिए, है ना, 1.50 तो 4.5, तो माइनस कितना लॉस हो रहा है? ₹3.5 का। एक भी हेड नहीं, चारों टेल -6, करेक्ट। तब कोई मुझे पूछे कि ये तो हो गया आपको रुपीस मिलने के, भाई ₹4 मिलना चाहिए, अब ₹4 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए मुझे कि ₹4 मुझे मिलेगा? तो ₹4 तो कब मिलेगा? तो चारों बार हेड आएगा, तो चारों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 कितनी बार? 4 टाइम। ये रेस टू 4 समझ आए?
क्यू रेस टू 4 क्या है? तो 1/2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि ठीक है काम खत्म नहीं हो पर उसका एक्चुअल रीजन ठीक है तो हम समझने के लिए बोल देते काम खत्म नहीं है तब तक मल्टीप्लाई। एक्चुअल रीजन क्या है? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है। पहली बार आपका रिजल्ट क्या आएगा उसका सेकंड टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ओके। अब दूसरा वाला 1.5 रुपीज मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो उसके लिए आपके पास कितनी बार हेड आना चाहिए? 1 से 3 बार। कितनी बार स्ट्रोक किया? कितनी बार हेड चाहिए? तो कोई भी 3 बार को लिखूं कैसे मैथमेटिक्स 40 और 1/2 कितनी बार? 3 बार। ये हेड के लिए हुआ ना तो फिर एक बार टेल भी तो आया होगा। तो थोड़ी सी 3 हेड आया तो चौथी बार ठीक अच्छी तरह नहीं करोगे। 3 हेड आया तो जब फोर्थ टाइम होगा तब क्या आ रहा होगा? टेल। तो टेल आने की भी तो ये टेल के लिए तो इनडायरेक्टली तो 1/2 to 4 ही हो गया। तो 16 और 43 4 तो 1/4 तो 1.5 रुपीज मिलने के चांसेस 25% है मतलब 1/4 चांसेस। अब 1 रुपया जेब से जाने की प्रोबेबिलिटी 2 हेड आएंगे और 2 टेल आएंगे। कितने में से 2 हेड? 4 में से। तो क्या लिखूं? 42 करेक्ट। तो ये वापस 1/16 ये किसके लिए था? हेड और ये टेल। तो 1/16 और 42 कितना होता? 6/16 तो 3/8 3.5 जाने के 1 हेड 3 टेल 1 हेड। कौन सा 1 हेड? कोई भी चलेगा। 1/2 कितनी बार? 1 बार। तो बाकी टेल कितनी बार? 3 बार। तो 41 4 और ये 1/16 तो लास्ट इंटीग्रेट 4 होते 1/16। तो फिर टेबल बनाने को बोला सब लोगों ने तो टेबल जो बना दी हो जाए। थर्ड वाला क्वेश्चन the number lock of a suitcase has 4 wheels each labeled with 10 digits from 0 to 9। और जैसे सूटकेस में आजकल होता है ना पासवर्ड डालने के लिए 4 छोटे छोटे व्हील होते हैं सेट कर देते हैं अपने पासवर्ड और हर एक व्हील पे कितने नंबर है 0 to 9 जो होते हैं। the lock opens with the sequence of 4 digits with no repeat what is the probability of person getting the right sequence to open the suitcase? टोटल आउटकम मैं कितने अलग अलग वे से पासवर्ड बना सकता हूँ? 10p4 इसलिए क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्वेश्चन में दिया होता। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो आंसर कितना होता? टोटल आउटकम कितना होता? 10 होता था। तो रिपीटेशन होता तो हर व्हील पे आपके पास 10 चॉइस होती और यहाँ पर 10 चॉइस नहीं है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसलिए 10p4 हुआ 10 × 9 × 8 × 7। अब वो सूटकेस का पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ मैंने कर दिया फिर भूल गया तो मेरे पास ओपन करने के लिए मेरा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? किससे सूटकेस खुलेगा? मतलब सूटकेस खुलना चाहिए मुझे चाहिए जो मैंने सर्च किया वही डालूंगा तो इसमें फेवरेबल आउटकम नहीं है। जो नंबर पासवर्ड सेव किया उसी को आपको डालना पड़ेगा राइट। इसको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछते हैं पीएनसी में क्वेश्चन पूछना होता तो क्या बोलते हैं कि सपोज आपके सूटकेस से चोरी हो जाती है जो चोर है उसका नसीब बहुत खराब है तो उसको मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट करने पड़ेंगे कि उससे सूटकेस खुल जाए? मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 10p4 हो सकते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट में जाके खुले। तो आपके पास आपने जितने पासवर्ड बनाया है वो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट होगा फाइन। वही प्रोबेबिलिटी में तो 1/10p4 हो जाएगा। वो उसका सिर्फ बता दो करोगे कैसे पूरा करते हैं तो सिर्फ करेंगे कैसे। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर randomly formed the digit 0 1 3 5 and what is the probability of the number divisible by 5? ये भी टेक्स्ट बुक का करके ही दो मुझे पूरा ठीक है। मुझे बताओ टोटल आउटकम
टोटल आउटकम जब पहले उसका बता रहा था जब रिपीटेशन अलाउड है और नंबर ध्यान रखना 5000 से बड़ा चाहिए। नंबर जब भी बनाना होता है तो हमें मैंने क्या सिखाया आपको कैसे करना चाहिए। लोग बना लोगे कितने डिजिट का नंबर 4 डिजिट का। पहले प्लेस पे कितनी हुई 2। नंबर कैसा चाहिए 5000 से ग्रेटर तो कौन कौन चलेगा फाइव या तो यहाँ पर 2 ही कोई थे और रिपीटेशन अलाउड है तो यहाँ पर 5 क्योंकि 0 1 3 5 7 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 कितना हुआ 250 पर क्या है 250 करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से होगा क्या करेंगे एग्जैक्टली इसलिए एक नंबर हटाना पड़ेगा कौन सा 5000 खुद क्योंकि इससे ग्रेस हो सकता है 2 से तो 5 यहाँ ले और बाकी तीनों 0 ले लिए तो 5000 से बड़े नंबर चाहिए आपको तो वो एक नंबर आपको हटाना पड़ेगा। बहुत टाइम तक अभी तो एनसीईआरटी का करेक्शन कर लिया बट काफी सालों तक वो 250 आंसर चल रहा था नीचे जबकि सही आंसर क्या होना चाहिए था 240 में तो करेक्शन कर दिया उन्होंने। फिर डिसाइड पे आ जाते हैं आपको 5000 से बड़े नंबर के पर वो नंबर 5 से डिविजिबल ही होना चाहिए। तो इसी ब्लॉक में बताओ कि यहाँ चेंज करो लास्ट ऑफ कितनी चॉइस 0 या यहाँ 5 या 7 ही चलेगा यहाँ पर अगर नंबर डिविजिबल होगा 5 की कंडीशन लास्ट प्लेस पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए और बीच में कुछ भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिपीटेशन इज अलाउड इसलिए 5 यहाँ है तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो 2 5 5 2 100 और इसमें से 1 माइनस करनी पड़ेगी कौन सी 5000 क्योंकि 0 यहाँ लिया 0 0 0 यहाँ 5 होगा तो इसके ऊपर ये सबका आंसर है व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल आउटकम क्या होगा पहले प्लेस पर 2 तो 5000 तो बड़ा चाहिए सेकंड प्लेस पर और थर्ड प्लेस पर 3 लास्ट प्लेस पर तो ये कितना हो रहा है 4 3 into 2 6 4 that 24 into 2 48 इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा इसमें थोड़ी ना 5000 आने वाला है जो माइनस करोगे रिपीटेशन नहीं अलाउड नहीं है। और डिजायर्ड नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 तो फिर लास्ट प्लेस पर हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे कैसे अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा तो आगे 5 या 7 में कुछ जाएगा तो चलेगा राइट यहाँ पर एक ही चीज चाहिए तो 2 into 4 into 3 into 1 ये कितना हुआ 24 2 into 3 अच्छा सॉरी रिपीटेशन नहीं अलाउड है ना 2 into 3 into 2 into 1 तो 12 ये कब की बात हो रही है जब लास्ट प्लेस पर आप 0 रख अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है लास्ट प्लेस पर मैं 5 रखो तो लास्ट प्लेस पर अगर आप 5 रखोगे तो फिर फर्स्ट प्लेस पर आपको 7 ही रखना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है और फिर यहाँ पर 2 नंबर चले गए तो यहाँ पर 3 चॉइस और यहाँ पर तो 3 into 2 6 और हो गया तो 18 by 40 3 by 49 by 20 तो इसमें बस वो -1 वाला काफी बार मिस्टेक हो जाती है तो वो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16
कैसे करेंगे? Basket contains 20 apples and 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are defective. If a person takes out to at random, मतलब 2 fruits randomly उठा रहे, तो what is the probability? Either both are apple or both are good. तो पूछा क्या है? पहले इवेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि both are apple is a event और both are good one, तो उसको B दे देते हैं. तो पूछा क्या है? B of A union B. क्या पूछा है क्वेश्चन में? P of A union B. What is the probability? इधर वो ये लिखा नहीं होता है कि A union B ढूंढना होता है, आपको समझ आना चाहिए. लिखा है ना लास्ट लाइन में, what is the probability that either both are apple or both are good, और आया मतलब union. तो आपको ढूंढना क्या है? P of A union B. कैसे करेंगे P of A union B? P of A union B की फॉर्मूला थी सबसे P of A plus P of B minus P of A both are apple होने की प्रोबेबिलिटी 20C2 अपॉन भाई टोटल 30 फ्रूट है ना, निकलने का तो कोई भी दो निकल सकते थे, पर आपको कौन चाहिए? दोनों एप्पल ही चाहिए, तो 20C2 प्लस P of B किसको नाम दिया था? दोनों अच्छे आने चाहिए, तो अच्छे कितने हैं? 22, क्योंकि 5 खराब है, तो 15 एप्पल अच्छे हैं और 3 ऑरेंज खराब है, तो 7 अच्छे, तो 15 प्लस 7 22, तो प्लस 22C2 बाई माइनस वो एप्पल जो अच्छे हैं, ऐसे कितने हैं? 15C2 अपॉन ठीक है. तो मुझे एक चीज बताओ, काफी लोगों के काफी बच्चों के दिमाग में नहीं आता, तो क्या जाना चाहिए तो कुछ नहीं आने लगा, पर इसको काफी लोग लॉजिक ऐसे बोलते हैं, बच्चों को समझ आ रहा है सर ये तो बराबर है, पर ऐसे क्यों नहीं कर सकते हम कि उन्होंने बोला था कि आप तो 2 एप्पल मतलब 2 फ्रूट सिलेक्ट करोगे, वो दोनों एप्पल होने चाहिए, तो दोनों अच्छे होने चाहिए, तो एप्पल कितने? 20, उसमें अच्छे भी है और बुरे भी है, तो बुरे एप्पल है तो भी मुझे प्रॉब्लम है, पर खराब वाला ऑरेंज है तो मुझे प्रॉब्लम है. तो मेरे काम के फ्रूट कितने हो पूरे बास्केट में? 20 एप्पल और अच्छे ऑरेंज कितने खराब है? 3, अच्छे कितने? तो 20 प्लस 7, तो इतने काम के फ्रूट्स हैं, सही है, इतने हम आपके काम के फ्रूट्स हैं, और आपके टोटल कितने थे? तो टोटल का आउटकम इज 30, तो बाकी मेरे काम की 27 में से कोई भी 2 आएंगे तो चलेगा, तो 27C2 अपॉन 30C. तो लॉजिक पे एकदम सही है, इसमें भी हो सकता है एप्पल और ऑरेंज. उन्होंने ऐसे तो बोला ही नहीं, उन्होंने बोला कि दोनों एप्पल होने चाहिए, तो दोनों अच्छे होने चाहिए, तो दो अच्छे जब होंगे उसमें एक एप्पल और एक ऑरेंज रहेगा, तो मुझे खराब एप्पल किसमें? तो खराब एप्पल किसमें नहीं आते? उनको एप्पल इतना अच्छा लगता है, खराब खाने को भी रेडी है ना, तो चल ही रहा उनको. तो फिर लॉजिकली या तो फिर दोनों का आंसर सेम आंसर होगा, या तो फिर लॉजिक में कुछ गड़बड़ है. एक बार सॉल्व कर देते हैं. ये नीचे तो 30C2 है, ऊपर 20C2 प्लस 22C2 माइनस 15C2. इसका आंसर किसके बराबर होना चाहिए? 27C2 के बराबर होना चाहिए. अगर ये दोनों बराबर है तो ठीक है, तो फिर दोनों ही आउटकम बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20C2 प्लस 22C2 को सोल्व करोगे तो 20C2 का तो मतलब क्या हो जाएगा? 190 ना, बराबर ना. 20 into 19 डिवाइड बाई 2, और 22C2 में और 22 into 21 डिवाइड बाई 2, तो 21 into 11, तो 232 ना, 11 into 21, सॉरी 231, और 15C2
105 15 into 14 divided by 2 बराबर है। कितना हो रहा है ये 421 minus 105 तो 316 यहाँ पर है 27 324 27 into 26 divided by 2 तो 2 8 13 तो एक बार थ्रेशोल्ड ही नहीं करते ना 7 सीधा 21 आएगा लास्ट में तो इस बार आंसर सेम नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? और ये अगर एक फ्रूट सिलेक्ट करना होता ना तो ये भी चलता है, ये भी चलता, ये भी चलता, दोनों में सेम आंसर आता है। लेकिन दो सिलेक्ट करने हैं तो दोनों से आंसर सेम आ जाता है। कौन से समझे जो बोला नहीं बोला कि सर इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है अपने 21 सी पे 21 सी को कौन से लिया आपने 20 एप्पल इसके अंदर अच्छे पूरे सारे हैं और 7 ऑरेंज छोटे बच्चे हैं। अब आपने उस 21 में तो कोई भी दो लिया तो ऐसा पॉसिबल है कि एक खराब एप्पल आया और एक अच्छा ऑरेंज आया और वो आपको नहीं चलेगा। ठीक है, आपको क्या बोले या तो दोनों एप्पल हो या तो दोनों अच्छे हो। इसके अंदर वो कैसे एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा आ रहा है तो नहीं चलेगा। जब उसको माइनस कर लो तो मैच कर देगा, तो माइनस करने से अच्छा यही करो ना, वो कौन सोचेगा उतना। इसलिए ऐसा इक्वेशन वापस इसी फॉर्मूला से करो जल्दी हो जाएगा। और तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का मतलब, इनडायरेक्टली ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिर नॉर्मल करके सोचो वैसे कर। तो मैंने बोला कि एक में ये प्रॉब्लम नहीं करता एक ही फ्रूट सिलेक्ट करना, क्योंकि उसमें जैसे होने नहीं है एक अच्छा आना एक खराब है तो कुछ होने, एक ही तो सिलेक्ट करना तो उसमें चल जाएगा ये करोगे। पर दो या दो से ज्यादा सिलेक्ट करना होगा तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसका 18 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार देखो 18 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला हुआ है। फॉर द थ्री इवेंट्स A, B and C, for the three events A, B and C, probability exactly one of the events A और B अगर पहले उसको इवेंट है, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे इजी तरीका इवेंट है। तो मुझे बताओ जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका मतलब आपको क्या समझ आ रहा है। ये सपोज A है, ये सपोज B है, तो फर्स्ट सेंटेंस को मुझे मैथमेटिकली लिखना है तो क्या लिखूं, exactly one of the event A or B occur, exactly one of the event A or B occur, exactly one of the event A or B occur। अगर A होगा तो B नहीं होना चाहिए और B होगा तो A नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखना है मुझे P of A plus P of B minus 2 times P of भाई आपको एक भी बार नहीं चाहिए, P of A में से भी हटा लो और P of B में से भी हटा लो और वो इक्वल टू P दिया हुआ है। आप देख सकते हो आंसर कितना दिया हुआ है, इक्वल टू P। फिर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स B और C अगर B और C A B की जगह पर B और C, इसको फिर लिखूंगा P of P प्लस P of C माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, वो भी कितना दिया हुआ है P। और लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट C और A अगर C और A, तो उसको मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन। और ये तीनों का आंसर किसके इक्वल दिया हुआ है, P के इक्वल। लास्ट में और एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, ऑल द इवेंट्स अगर
साइमल्टेनियस। तो तीनों इवेंट साथ होने की प्रोबेबिलिटी दिया था, क्या लिखा जाए? ए इंटरसेक्शन इक्वल टू, ये सब दिया हुआ है, वर्डिंग में लिखा था, मैंने उसको मैथमेटिकली में एक्सप्रेस कर दिया। फाइंड द वेयर पी इज बिटवीन 0 to 1/2 साइज, उसकी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, कम से कम एक होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का क्या ढूंढना है? तो पता है ढूंढना क्या है, तो ढूंढोगे ना, उससे लास्ट लाइन का मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी, तीनों में से कम एक तो होना ही चाहिए। क्या ढूंढना है? कम से कम एक होना चाहिए, होगा तो चलेगा, बी होगा तो चलेगा, सी होगा तो चलेगा, दो होंगे तो भी चलेगा, तीन होंगे तो भी चलेगा। तो क्या ढूंढना है? बी ऑफ ए यूनियन डी आपको पता करना है। तो इसकी फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है? इसकी फॉर्मूला बी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्लस बी ऑफ सी माइनस बी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस बी ऑफ प्लस बी ऑफ, करेक्ट। इस तीनों का जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इन तीनों को अगर ऐड करूं मैं तो पी ऑफ ए कितनी बार है? ट्वाइस, पी ऑफ बी अगेन ट्वाइस, पी ऑफ सी अगेन ट्वाइस, और इन सब पर ट्वाइस ही। इन तीनों को ऐड करूंगा तो सब में से क्या कॉमन कर देगा? 2, और सामने क्या आएगा? p प्लस p, तो 3p। तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक आंसर कितना हो गया? 3p/2। उधर 2 कॉमन निकला तो डिवाइड में चला जाएगा, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? तो 3p/2 प्लस p², एलसीएम लोगे तो वही हो गया 3p प्लस 2p² डिवाइड बाय। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा कोई कम नहीं है, बट वो समझ नहीं आता उसका वर्डिंग का कैसे एक्सप्रेस करोगे, तो वेन डायग्राम से इसको एक्सप्रेस करो। For a post, 3 persons A, B and C appear in the interview. The probability of A being selected is twice that of B. मतलब A की सिलेक्शन की probability B से डबल है, and probability of B being selected is thrice of C. So what are the individual probability of A, B and C being selected? तो कैसे करें? सबसे अगर probability of C को अगर मैं X नाम दे दूं, किसी को दे देते हैं, P of C का X नाम दे दो, P of B कितना दो? 3x, P of B कितना दो? 3x, तो P of C A कितना दो? 6x। ये तीनों मिलकर कितना होना चाहिए? 1। तीनों में कोई तो क्लियर हो रहा होगा, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन मिलकर कितना हो जाना चाहिए? 1। और ये 6x है, ये 3x है, ये x है, तो टोटल 10x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू x के ऊपर 1/10 डाल दूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, इसकी 3/10, इसकी DPP 4 में एक बार लास्ट के दो क्वेश्चन उसमें एक समझा देता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले वो पैसों का टेबल बनाया था, यहाँ पर 1 रुपया मिल रहा है ना 1.5 देना पड़ता है। वो जो टेबल बनाते हैं ना हमने, उस टेबल को मैथमेटिकली बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्या बोला जाता है? जो टेबल मैंने आपको बना के दिया था रुपीस वाला, उस टेबल को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, वही पूछा है 24 और 26 में। 24 में क्या बोला आपको? एक बार अगर आप चेक करोगे तो 3 cards are drawn successively. 3 cards are drawn successively
3 कार्ड को आपको ड्रॉ करना है सक्सेसिवली। अच्छा, सक्सेसिवली का मतलब क्या होता है? एक के बाद। तो एक के बाद जब एक होता है उसमें भी 2 केस बनते हैं। विथ रिप्लेसमेंट, जब तीनों एक साथ सिलेक्ट करते तो थोड़ी ना विथ विदाउट वाली बात आती है। विथ और विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बातें कब आएगी? जब एक के बाद एक सक्सेसिवली आप सिलेक्ट करते हैं। वो ध्यान रखना कि बहुत फर्क होता है। देखो, अगर मैं 52 कार्ड में से अगर मुझे 3 कार्ड सिलेक्ट करना है और एक साथ सिलेक्ट करना है तो मेरा आउटकम क्या होता है? पर अगर मैं 3 कार्ड को अगर एक के बाद एक सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा आउटकम क्या होगा? पहली बार 52 हुई, दूसरी बार, तीसरी बार। इसमें बहुत फर्क है। इसका आंसर 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 टू द 6। बहुत बड़ा डिफरेंस चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? बात तो वही है कि हाथ में 3 ही कार्ड आ रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है क्योंकि एक के बाद एक सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ के लिए एबीसी और बीसीए एक ही है, यहाँ के लिए एबीसी और बीसीए अलग अलग है, इसीलिए है ना। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन में कि एक के बाद एक साथ है। तो 3 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 playing cards if getting a card of spade is considered a success. स्पेड आना हमारे लिए सक्सेस है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो आपको सक्सेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के देना है। कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं? कितने कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं? 3। तो आपके पास सक्सेस के लिए क्या क्या हो सकता है? XI एंड PI। XI मतलब जो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, PI मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी। XI तीनों बार सक्सेस हो सकता है, ना? तीनों स्पेड आ जाए। 2 स्पेड हो सकते हैं, 1 स्पेड हो सकता है, 1 भी स्पेड, यही हो सकता है। और तीनों स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, तीनों स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। और विद रिप्लेसमेंट है 3 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। पहली बार स्पेड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिखा हो, मैं लिखता हूं। पहला कार्ड उठा है, स्पेड आ रहा है। स्पेड होते कितने? 13, तो वाली की प्रोबेबिलिटी 13/52। जो निकाला उसको अंदर डाल भी दिया, फिर वापस निकाला, वो भी स्पेड आना चाहिए। 13 जो निकाला उसको अंदर डाल दिया, फिर वापस निकाला तो वापस। ये विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ पर क्या चीज होता? यहाँ तो कोई चेंज नहीं होता, पर यहाँ क्या चीज होता है? 12/51 और यहाँ पर 11/50 हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बट ये तो विथ रिप्लेसमेंट है तो 1/4 1/4 1/4 तो 1/64। तीनों बार सक्सेस मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/64। अब 2 बार सक्सेस मिला, कौन से 2 बार? कौन से 2 बार? कोई भी 2 बार। तो कोई भी 2 बार को लिखना पड़ेगा ना, कोई भी 2 बार। क्या लिखोगे? 3 और हर बार स्पेड आएगा कोई भी 2 बार तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52 इंटू 13/52 होगा। और तीसरी बार स्पेड नहीं आया तो स्पेड नहीं आने की 39/52 है ना। 32 का आंसर 3, ये 1/4 1/4 और ये 3/4। ये 1/4 है तो 3/4 ही तो होगा, उसका उल्टा, सही है। तो 9/64। ये कब का आया? जब आपको 2 सक्सेस मिल रहे हैं। अब एक बार सक्सेस मिला मतलब एक ही स्पेड आया, कब? CC1 सक्सेस का मतलब स्पेड का 13/, तो बाकी 2 बार स्पेड नहीं आया तो 39/52 इंटू 39/52 तो 3 इंटू 1/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 तो 27/64। और लास्ट में एक भी सक्सेस नहीं मिला तो हर बार फेलियर मतलब स्पेड आ ही नहीं रहा, स्पेड नहीं आने का। तीनों बार ऐसे होगा तो 3/4 3/4 3/4 तो 27/। तो ये जो टेबल बना, दिस टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और मुझे अगर कभी वेरिएबल ने कर लिया और मुझे अपने आप पे डाउट है कि भाई सही किया होगा कि गलत किया होगा, नेगेटिव मार्किंग में, तो फिर मुझे चेक करना हो कि मैंने सही किया है कि गलत किया, कैसे लास्ट तक वेरीफाई करूं?
लास्ट में वेरिफिकेशन कैसे करना चाहिए कि भाई हमें कंफर्म हो जाओगे सही है, टाइम दे रहा हूँ तो वेरीफाई तो करना चाहिए, कैसे वेरीफाई करना है? तो सिंपल है, इन सब का टोटल करोगे सारी प्रॉपर्टी का तो आंसर कितना आ जाना चाहिए? 100% आ जाना चाहिए। जब सब कुछ कंसीडर कर चुका अगर इसका एडिशन वन नहीं आता तो गलत है आपका। काउंट कर लो 1/64 प्लस 9/64 मतलब 10/64 और ये 54 प्लस 10 64/64 1 आ गया तो सही है। इसका इसके अंदर ऐसे भी क्वेश्चन हो तो फिर फ्रेम हो सकते हैं, 3 दे देंगे, एक में एक लिख देंगे और बोलेंगे एक ढूंढो तो मिल जाएगा, क्योंकि सबका एडिशन मिलके 1 होगा तो जो भी अननोन है वो वैल्यू मिल जाता होगा। ठीक है, फिर मैंने आप लोग की अभी के लिए तो ये प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि तो हम लोग 12 से वापस पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग में। तो टेक्स्ट के 2-3 अच्छे क्वेश्चन है वो इसके अंदर आ चुका है, वो एक तो ABCD वाले क्वेश्चन और एक हाइट होल्डर का, ये दो तो बिल्कुल ध्यान है। बाकी DPT कर लो तो टेक्स्ट का हो जाएगा, तो इस पर प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके पास टाइम है क्योंकि कल जो हमारा प्रैक्टिस क्लास होता है वो नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ सेशन होंगे तो कल अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो आपके पास टाइम है और जिन बच्चों ने मिस भी किया और क्लास की आप लोग करने के लिए टाइम। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छा एक और चीज, आप लोगों का फिजिक्स के क्लास के बाद जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट, गुजरात बोर्ड के वो लोग 10-15 मिनट के लिए रुक जाइएगा। अपने जो बाजू में जिनमें आप लोग बैठ के ऑनलाइन टेस्ट देते हो है ना, वो कंप्यूटर लैब जो है वो दिव्य ट्रांसफर है, तो वो थोड़ा सा आप लोग कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक है, 12th बोर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट भी हमारे लिए मैटर करेगा, राइट? एक बार सुन लीजिएगा, फिर अपने को कुछ उसमें लगता है कि आगे कुछ उसमें करने जैसा है तो जो भी